कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग 12th की फिजिक्स पढ़ रहे थे इस समय। एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट भाग बताए। अब हम उसी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, अब उसका जो है हम लोग न्यूमेरिकल लगाना चालू करेंगे। NCERT की बुक जो हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि सबको पता है जो भी आंकिक प्रश्न हैं वो किससे, क्योंकि अब बोर्ड ने जो है क्या किया है, NCERT पैटर्न लागू किया है साल 2 सालों में। पिछले साल तो कोरोना लगा रहा तो आप लोगों को एग्जाम नहीं हुआ, तो इस साल जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देंगे तो 100 में 90% प्योर मतलब एकदम शुद्ध चांस यही है कि NCERT बुक से ही आएगा। आप कितनी भी बुकें पढ़ लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा चांस किसके रहेंगे, NCERT। तो NCERT के जो न्यूमेरिकल हैं, आंकिक प्रश्न, सबसे ज़्यादा वही आएंगे। तो NCERT ये बुक है, आप लोग 66 रुपये की मिलती है। जिनके पास नहीं हो बच्चे वो ले लें, क्योंकि रेफरेंस बुक सभी बच्चे यूज किया करते। तो हम लोग NCERT के ये वाले सवाल लगवाएंगे, ठीक है। तो लगभग सबके पास होगा ही। तो NCERT में पहला सवाल दिया हुआ है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है। जो चैप्टर हम जिसके टॉप प्रश्न पढ़ा रहे थे उसी के सवाल हैं। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी आंतरिक उसका प्रतिरोध दिया हुआ है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। तो आप लोगों को क्या निकालना है, अधिकतम धारा का मान निकालना है, ठीक है। तो आपको नज़र भी आ रहा होगा लिखा हुआ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कह रहा जो बैटरी ली जा रही है संचायक बैटरी, उसका विद्युत वाहक बल दिया हुआ है, ये ऐसे ना, E बराबर कितना 12 वोल्ट। तो हमको पता है विद्युत वाहक बल हमारा कितना दे दिया गया, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल कितना 12 वोल्ट। फिर कह रहा है कि यदि आंतरिक प्रतिरोध इस बैटरी का यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, स्मॉल r से दिखाते हैं, कितना है 0.3 ओम। तो ये सर्किट में कितनी करंट सप्लाई कराएगी। तो स्मॉल r दिया हुआ है 0.4 ओम। तो करंट कितनी सप्लाई होगा, सबको पता है E अपान क्या हो जाएगा, R होगा। E कितना 12, R कितना, ये काट दोगे 0 बढ़ेगा, कितना आ जाएगा 30 एम्पियर सप्लाई करेगा। फिर अगला सवाल है कि 10 वोल्ट के विद्युत वाहक बल, कितने वोल्ट के, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोध से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो आप लोगों को क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टता निकालनी है। और क्या करना है देखते हैं हम लोग। 10 वोल्ट की विद्युत वाहक बल वाली एक बैटरी कितने वोल्ट की, ये 10 वोल्ट की। कह रहा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r दिया है, कितना दिया हुआ है 3 ओम दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। कह रहा फिर ये एक स्मॉल r रेजिस्टेंस का कोई प्रतिरोध है उससे संयोजित है। फिर कह रहा है जो ये और इसमें धारा का मान कितना है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5, I कितना 0.5 एम्पियर है। कह रहा फिर आपको क्या निकालना है, वही प्रतिरोध निकालना है। और क्या निकालनी है, सेल की टर्मिनल वोल्टता निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है सबको पता, V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस I R। E दिया हुआ है 10 है, I 0.5 है, और स्मॉल रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम है ना। तो कितना हो जाएगा 10, 5 3 15, 1.5 आएगा, 10 से 1.5 घटाओगे 8.5 बचेगा। तो कितने वोल्ट आ गया, 8.5 वोल्ट, ठीक है। अब क्या निकालना है, R निकालना है। तो R कितना होगा, इसकी रेजिस्टेंस बोलो, V अपान I। V 8.5, I कितना 0.5, काटोगे कितना एम्पियर आएगी 17। अच्छा R निकाल लो ना, तो R कितना आएगा 17 ओम हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग अगला क्या देखते हैं कि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं।
प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? तो देखो तीनों किस में है? श्रेणी क्रम में है। किस में है? श्रेणी क्रम में। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। वन ओम, 2 ओम और 3 ओम सब किसमें? श्रेणी क्रम में। R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया आपका। उसके बाद कह रहा है क्या कि प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो सबसे पहले R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या होगा? 1 2 और कितने? 3 है ना। ऐड कर लो, कितने ओम आ जाएंगे? 6 ओम आ जाएगा। पहला पार्ट हो गया। फिर दूसरा कह रहा है यदि प्रतिरोधों का संयोजन, इनका संयोजन किससे कर दे? एक 12 वोल्ट की बैटरी से। E बराबर 12 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया, और जिसका आंतरिक प्रतिरोध R नगण्य है, तभी तो E इक्वल टू क्या होता है? -IR करते हो V के बराबर आता है, ये 0 हो जाएगा। तो V इक्वल टू कितना बचता है? E बचता है। ये कहानी सबको पता है। तो कह रहा है कि तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता निकालनी है। देखो श्रेणी क्रम में वोल्टता बदलती है ना, तो यहाँ V1 होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ V3, और करंट एक जैसी सब में फ्लो होती है क्योंकि एक ही सीरीज में है। समांतर क्रम में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या होता है? एक जैसा होता है, तीनों एक ही वोल्टता पे होते हैं। और करंट क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, I1 I2 और 3 I3 करके। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? समांतर क्रम का 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। श्रेणी क्रम का आप लोग पढ़ ही चुके। तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर आता था? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट जितने भी रेजिस्टेंस लगे हों, उनका जितना भी कम्बिनेशन हो। तो हाँ, यहाँ क्या करना है? प्रत्येक सिरों पर वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो देखो E और V के बराबर ही है। तो I अगर हम कह दें सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, वो कितनी होगी? V/R होता है। और V कितना? 12, R कितना? 6, कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही। कितने एम्पियर की? 2। तो सबको पता V1 क्या होगा? IR1। तो I 2, इसका एक कम, 2 एक कम 2, ये कितना होगा? इसमें भी करंट आई ही जाएगी 2, तो 2 दूना 4, इसका 2 तिया 6। तो है वैसे ही कहानी। IR1, तो I 2 R1 1 कितना? 2 वोल्ट। V2 इक्वल टू IR2, क्या करोगे? 2 को, उसमें कितना रेजिस्टेंस? 2, कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट। V3 निकालेंगे, IR3 आप लोग करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6 है ना, 6 वोल्ट। ये अच्छा देखो, V1 V2 V3 कटे तो है, लेकिन 2 4 6 और 6 12, और टोटल कितनी? 12 वोल्ट की बैटरी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन वो नहीं बदला है। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के ही क्या है? इक्वल है। तो ये चीज़ें कुछ याद रखेंगे तो अच्छा रहता है, चेक भी हम कर सकते हैं ना। तो इसके बाद अगला सवाल, अगला क्या है? देखो कि 3.4 हो चुका है ना, नहीं 3.3 हम लोग लगा लिए NCERT में। अब कौन सा लगाते हैं? 3.4। 3.4 हमारा क्या कह रहा है? देखो 2 ओम 4 ओम और 5 ओम है ना, 2 ओम 4 ओम और 5 ओम, और तीनों पार्श्व में है। पार्श्व मतलब पैरेलल है, समांतर क्रम में है। कुल प्रतिरोध निकालना है। R1 दिया है 2, R2 दिया है 4 ओम, R3 दिया है कितने ओम? 5 ओम।
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सबको पता है कितना होगा, 3.4 है एनसीईआरटी ना, एनसीईआरटी। 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 कितना करोगे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, सबका एलसीएम कितना आप लोग ले लेंगे, 4 पंचे 20 आएगा, 2 को 10 बार जाएगा, 4 से 5 बार जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 19/20 होगा, रिवर्स कर देंगे तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/19 ओम आएगा। फिर कहा गया इसको एक बैटरी से संबद्ध किया गया है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, यहाँ पे इसका ईएमएफ 20 वोल्ट दिया गया है। फिर कह रहा है कि तो प्रत्येक प्रतिरोध जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सब में कितनी करंट, मान लीजिए बैटरी से आई करंट निकलती है, यहाँ जंक्शन मिला, किरचॉफ के पहले नियम से करंट का क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, I1 गई, I2 गई और I3 गई। तो यही कह रहा है I1 I2 और I3 प्रत्येक प्रतिरोध से निकलेंगी, वो निकालना है, और बैटरी से कितनी जाएगी, तो टोटल यहाँ फिर मिलके I ही हो जाएगी, तो वो जो I जा रही उसको भी निकालना है। तो सबको पता है जब भी समांतर क्रम में होते तो वोल्टता क्या होती, सब 1 वोल्ट पे है, तो I1 बराबर V/R1, V सबकी कितनी 20/R1 कितना 2, कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही इसमें 10, I2 कितनी V/R2, R2 कितनी है बोलो 4 है, तो 20/4 करोगे, काट पीट के ले आओगे कितना 5 एम्पियर। I3 आप लोग निकालेंगे, क्या करेंगे बोलो, ये V कितना दिया हुआ है 20 है, R3 कितना है 5 है, काटोगे कितना आ जाएगा 4 आएगा। तो अब I कितना होगा, सबको पता है I कितना होगा, यही I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I आ गया आपका 10 5 और 4 कितने 19 हो जाएगा, 19 एम्पियर, बैटरी से कितनी 19। तो आप सारी करंट भी फाइंड कर चुके हैं। फिर इसके बाद अगला सवाल दिया हुआ है कि कमरे के ताप पर एक जो है 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है, यदि तापन अवयव के प्रतिरोध 117 हो तो अवयव का ताप क्या हो, अवयव मतलब एलिमेंट कोई भी, ये है जैसे इसलिए, तो प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 गुणे 10⁻⁻4 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। देखो आराम से आप लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए यही मैं एक मार्कर लिया हुआ हूँ, ये मान लीजिए एक एलिमेंट होता, कह रहा है ये जो कमरे के ताप पर इसका प्रतिरोध अलग क्यों, सबको पता है टेम्परेचर बदलने पर प्रतिरोध क्या होता है, बदल जाता है। हीटिंग रेजिस्टेंस का जो है प्रतिरोध का ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप समझिएगा। मान लीजिए एक ये वायर होता, इस वायर का किसी समय किसी टेम्परेचर पे, मान लीजिए T1 टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस R0 था, फिर टेम्परेचर को हमने कितना कर T2 समय बाद क्या कर दिए, T2 टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे T2 टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस हो गया R हो गया, ठीक है। तो ये R कितना होगा, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, R0 प्लस R0 इंटू अल्फा डेल्टा T लिखते थे, जहाँ डेल्टा T को हम ऐसे लिख लो T2 माइनस T1 होता है, क्या होता है, तो इस T2 माइनस T1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T, टेम्परेचर का कितना डिफरेंस है। लेकिन अल्फा समझने वाली बात है यहाँ पे क्या होती है, तो इस अल्फा को ही हम लोग कहते हैं अवयव, तार, एलिमेंट, जो भी कुछ हो तुम्हारे उसमें ना, एलिमेंट, तार का या अवयव का तापन गुणांक कहते हैं, क्या कहते हैं, थर्मल कोफिशिएंट, तापन गुणांक, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एलिमेंट, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का क्या है, थर्मल कोफिशिएंट है, उसको किससे दिखाते हैं, अल्फा से, क्लास 9 में भी पढ़े होंगे बचपन में। तो अल्फा ये है हमारा, ये हमारा पूरा फार्मूला है। इस फार्मूले पे 2-3 कहानियाँ हो सकती हैं। अगर हम कहते हैं कि हमको केवल यहाँ से अल्फा निकालना हो तो हम लोग अल्फा भी निकाल सकते हैं। ये R0 इधर पक्षांतर करेंगे तो R माइनस R0 वो बटे में आ जाएगा,
फिर वो भी इधर बटे में आएगा, T2 माइनस क्या हो जाएगा, T1 होगा। ठीक, ये हो गया अल्फा निकालने के लिए। आप लोग नोट करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, फिर जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं करूँगा। अगर मैं कह दूँ यहाँ T2 निकालना है तो आपको T2 जब पक्षांतर करके निकालेंगे तो वो भी कैसे निकलेगा, ये ऊपर ले जाओ, ये बटे में आ जाएगा, R माइनस आर नाट अपान आर नाट होगा इंटू अल्फा यहाँ आ जाएगा। इधर T2 माइनस T1 होगा, T1 इधर प्लस में होता है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इनका यूज करेंगे। तो ये दो फार्मूले आप दिमाग में बैठा के रखिएगा, जब भी हम ज़रूरत पड़ती रहेगी तो हम इनका यूज करते रहेंगे। तो पहले ही सवाल में एक आ ही चुका है, एक तो अभी इसी में यूज होगा। वो कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको क्लियर कट होनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि कमरे के ताप पर किसी तापन अवयव, यही एक मान लीजिए अवयव था, कमरे का ताप मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड बुक में दिया हुआ है। इसका प्रतिरोध सबसे पहले कितना था, 100 ओम था। फिर कहा गया कि कुछ समय मतलब जो है तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो, मतलब अब कह रहा है ये 117 हो जाए तो कितना टेम्परेचर भाई दिया गया है, तो इतना हुआ है, तो T2 फाइंड करना है। तो T2 निकालना है। T2 निकालने का आप लोग को अभी हम एक फार्मूला बता चुके हैं प्यारा सा, क्या है, T2 इक्वल टू R माइनस आर नाट अपान आर नाट इंटू अल्फा प्लस T1 है ना। तो R प्रश्न में दिया गया है। अच्छा, प्रश्न में इसका कोफिशिएंट भी दिया गया है। प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक कितना, ये अल्फा दिया गया है प्रश्न में, ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। 1.70 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4 पर डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, यहाँ तक की क्लियर होना चाहिए, है ना। फिर देखो सब तो दिया है, R दिया है 117, आर नाट कितना दिया है 27, अरे यार आर नाट क्या दिया है 100 दिया है ना, अपान 100 इंटू कितना दिया हुआ 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 प्लस T1 कितना है हमारा 27 है। सॉल्व करना, मैथ का काम बचेगा ऊपर। 1700 की पावर कितनी होती, 2 होती, 1.7 पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा, 10 बार काटोगे, बटे में 4 है माइनस के, तो 2 प्लस 2 माइनस माइनस का 2 बचेगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये बचपन से आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ 10 पहले से था, 10 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 27, ये 1000 हो जाएगा। तो 1000 में 27 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आप लोगों को 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, गुड। इसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल क्या है, कह रहा 15 मीटर लंबे एक तार में 15 मीटर लंबे एवं 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई। धारा मतलब ना के बराबर नहीं गिनना। इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। प्रायोगिक तार पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको निकालना है। विशिष्ट प्रतिरोध, सबको पता है विशिष्ट प्रतिरोध आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता था विशिष्ट प्रतिरोध, क्या होता था हम लोग यहाँ से देखे थे, R उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता था, क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता था, दोनों मिलाए थे, L/A लिखे थे, जो कांस्टेंट आया था यहाँ पे कांस्टेंट लगाए थे, उसका क्या नाम दिया गया था, रो, L/A। तो जो ये रो था यही क्या होता था, तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता था। और किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए प्रतिरोध क्या होता था, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कांस्टेंट होता था। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता था, उसकी लंबाई चौड़ाई पर वो डिपेंड नहीं करता था। तो 15 मीटर लंबे तार की लंबाई कितनी है, 15 मीटर है, ठीक है। फिर कह रहा और ए क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है प्रश्न में, कितना दिया गया है 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। इसका प्रतिरोध मापा गया 5 ओम। निकालना है तो रो निकाल लो, क्या होगा R = ρL/A। इसको इधर ले जाओ, रो को केवल निकालोगे तो क्या आ जाएगा RA/L।
आर की वैल्यू आप लोग रख देंगे 5, ए रख देंगे 6.0 गुणे 10 की घात -7, और क्या बचा, एल बचा, एल रख देंगे 15, काट देना, आंसर आ जाएगा। अरे हम ही काटे दे रहे हैं, कहे इतनी तुम लोग मेहनत करो ना। तो एक ये दशमलव तो है, ये नहीं था, दशमलव है ना, 6 पंचे 30 होगा और 15 दूना 30 होगा, तो 2 गुणे 10 की घात -7 है ना। लो की यूनिट क्या होती थी, ओम इंटू मीटर। देखो मीटर स्क्वायर होगी, मीटर होगी, एक काट दोगे तो एक ही मीटर बचेगा, इसका ओम होता है तो ओम इंटू मीटर हो जाएगा। फिर अगला, सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध पर 2.1 ओम तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2.7 ओम है, तो सिल्वर की प्रतिरोधकता का ताप गुणांक का मतलब क्या निकालना है आपको, अल्फा निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा निकालना है आपको। और दिया क्या क्या गया है, देखो सबसे पहले वाले को आप लोग हमेशा क्या लिखेंगे, तार का 27 डिग्री मतलब T1 दिया है, T1 कितना 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, सबसे पहले वाले को R0 कितना है 2.1 ओम, फिर T2 कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया पर R कितना हो गया 2.7 ओम। निकालना क्या है, अल्फा। अल्फा निकालने का फार्मूला हम बता चुके थे, क्या, R - R0 अपान R0 इंटू T2 माइनस T1। R देखो R पता है कितनी है 2.7 माइनस R0 2.1 बटे 2.1, T2 कितना 100 माइनस T1 27.5। काट पीट के एक प्यारा सा यहाँ पे आंसर आएगा और वो लिख देंगे, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग अगले की ओर बढ़ेंगे। अगला दिया हुआ है, नाइक्रोम के एक तापन अयो 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है और 30.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है, तो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाता है। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो तापन अयो का स्थायी ताप क्या होगा। यदि दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक 1.70 गुणे 10 की घात -4 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो देखो सबसे बड़ी नाइक्रोम का तार मतलब नाइक्रोम का सबसे ज़्यादा हीटर में यूज करते हैं। हीटर जलाते हैं तो हम लोग क्या कहानी होती है, पहले करंट गुड ज़्यादा लिया, उसका नाइक्रोम का तार कम गर्म, फिर हीट बढ़ती जाएगी, तार गर्म होगा नाइक्रोम का, तो प्रतिरोध भी बदलेगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इफेक्ट करता है किस पे, रेजिस्टेंस पे। तो उसको 230 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई किया गया है। एक नाइक्रोम का ऐसे ऐसे तार होता, मान लीजिए इसको किससे सप्लाई किया गया है 230 वोल्ट की बैटरी से। किससे सप्लाई किया गया 230 वोल्ट, है ना। ये बैटरी का कितने का है 230 वोल्ट। बैटरी नहीं ना, सप्लाई 230 वोल्ट की सप्लाई मिली हुई है और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है। पहले करंट कितनी लिया है, I1 कितनी लिया है 3.2 एम्पियर। फिर कह रहा है कुछ समय बाद ये I2 पर स्थायी होता है और I2 कितने एम्पियर हो जाती है, बाद में करंट कुछ कम लेने लगता है। कह रहा पहले ताप था T1, कमरे का ताप था 27.0 या 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कह रहा T2, हाँ स्थायी ताप T2 निकालना है। दिए गए परिसर में नाइक्रोम के औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक अल्फा भी प्रश्न ने दे दिया, कर लो अल्फा भी ले लो। और अल्फा कितना दिया गया है 1.70 गुणे 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, है ना, सेल्सियस इनवर्स। तो सारी कहानी तो हो गई। निकालना क्या अल्फा। अल्फा निकालने का फार्मूला हम लोग को क्या होता है R - R0 अपान R0 इंटू
T2 माइनस T1, आसान सा बैठेगा। हमको क्या पता करना है, केवल R और R0 पता करना है। उसके लिए हमको यहाँ वोल्टेज दे दिया गया है। वोल्टेज से हम क्या निकाल लेंगे, V, चूँकि सबको पता है पहले वाला R0 कितना होगा, V/I1। V तो 230 ही है, I1 कितनी आएगी 3.2। काट पीट के यहाँ पे तुम R0 निकाल लोगे। यहाँ पे R0 आ चुका है। फिर R निकालेंगे आप लोग, R कितना होगा V/I2। V कितना 230 और I2 कितना 2.8। इसको भी निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो अब तुमको R भी पता है, R0 पता है, फिर R0 पता है, और अच्छा अल्फा दिया गया, T2 निकालना है। T2 निकालने के लिए मैंने कहा था ना, एक फार्मूला और लिखाए थे प्यारा सा, R0/R0 अल्फा प्लस T1। कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें रख दो। R पता है, R0 पता हो गया, R0 पता है, अल्फा भी तुमको पता है, फिर प्लस T1 भी पता है, T2 आ जाएगा। वैल्यू रखनी, सॉल्व करनी, मैं वैल्यू रखे दे रहा हूँ। वैल्यू कितना, बाकी आगे मैथ का काम आप लोग कर लेंगे। ये इसको काट पीट के कितना लाए हो, 230.10 बढ़ा दो बटे 32। नहीं, पहले ये वाला है ना, 223 बटे 28 माइनस कितना 2300 बटे 32 अपान 2300 बटे 32 से काट के कुछ वैल्यू आप लोग रखेंगे। मैंने केवल लिख दिया अल्फ़ा 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। फिर जितना भी काट पीट के यहाँ आया, इसमें क्या जोड़ोगे, यही 27। ठीक, अरे काट सकते हो, 4 7 28 करोगे, ऊपर काटोगे, 4 पंचे 20 करोगे, 4 7 28 करोगे, ये करोगे। इसमें भी 575 ही आएगा कि 4 से काटोगे, 8 करोगे तो 7 8 का एलसीएम ले लेना। यहाँ भी करोगे, 8 करोगे, 575 करोगे, तो कहानी 575 बटे 7 इंटू ये 8 इधर, ये 7 इधर मल्टीप्लाई होगा। 575 इंटू 8 माइनस 575 इंटू 7 बटे 8 इंटू 7 है ना। इसके नीचे दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा, काम चला लेना। बटे कितना 575 बटे, देखिए दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ ठीक, तो क्या दिक्कत, इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस 27 करना है। अच्छा, इन दोनों 575 आप लोग कॉमन ले लेंगे। जब 575 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 575 8 माइनस 7 करोगे बटे, अच्छा ये ध्यान देना, पहला चौथा मल्टीप्लाई होता है तो ये 8 इंटू 7 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, इंटू 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56, और दूसरा तीसरा आपस में मल्टीप्लाई होता है तो 8 7 56 यहाँ होगा, इंटू 575 गुणे 1.7 गुणे 10⁻⁻4 प्लस कितना 27 है ना। 56 काट दोगे, 575 काट दोगे, 8 से 7 जाएगा, बचे 1.7 गुणे 10⁻⁻4 प्लस 27, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, नीचे 1.7 ही रहेगा प्लस 27, तो ये काटोगे 10,000 हो जाएगा बटे 1.7, इसको काटोगे इतना आएगा प्लस 27। अब काट पीट के जोड़ लेना जितना भी है ना, वो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। मान लो कोई एरर होती भी तो देख लेना। मेन है कि आपको तरीका पता होना। फिजिक्स में यही देखा जाता है ना, टीचर पहले चेक करने में क्या देखेगा कि आप जो लगा रहे हैं वो प्रोसेस कैसा था, वो मतलब सवाल आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। एग्जामिनर के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप सवाल समझ पाए कि नहीं, प्रोसेस क्या है वो तो बात की बात होती है उनके लिए ना। अगला सवाल दिया गया है कि दर्शाए गए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा निकालना है। एक और सवाल करवा देते हैं, फिर बाकी बचे सवाल अगले वीडियो में हम लोग कराएंगे ना, एक ही सवाल लंबा पड़ेगा अभी। तो अगला सवाल क्या है,
कह रहे होंगे सर कराते क्या है, आधा तो छोड़ ही देते हैं, हमारे हम लोग के ऊपर लिए है ना। अगला कि दर्शाए गए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा, इसमें तो केवल करंट फिगर बना ले ना, क्या निकालनी, धारा निकालनी। तो आप लोग देखिएगा, उधर देखिए रहा मैं, जी ये 10 ओम है, इतने सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए, 5 ओम, 10 ओम, और ये भी 5 ओम, ये 10 ओम, और ये कितने 5 ओम, बी है, डी है, ए है, सी। हम लोग ऐसे मान के चलते हैं, मान लिया यहाँ से करंट निकल रही है आई, यहाँ गई, यहाँ गई, हम कहते हैं यहाँ किरचॉफ के पहले नियम से करंट क्या होगी, बटेगी। तो यहाँ कितनी हो गई, हम कहते हैं इधर जा रही है I1, तो इधर कितनी हो जाएगी, I माइनस I1 हो गई। अच्छा समझो, अगर हम कहते हैं ये व्हीट स्टोन सेतु होता तो क्या इसमें करंट फ्लो होती, नहीं होती। लेकिन व्हीट स्टोन सेतु होने के लिए क्या शर्त थी, R1 R2 R3 R4 इनके रेशियो बराबर होते थे। R1/R2 इक्वल टू हम लोग क्या करते थे, R3/R4 होना चाहिए था। अगर नहीं है तब बैलेंस नहीं है, अगर बैलेंस होता तो इसमें करंट कोई भी फ्लो नहीं होती, तो इस रेजिस्टेंस की कोई भी मतलब ना हो। तो देखते हैं 10 बटे क्या करोगे आप लोग, 5 करोगे, और इधर 5 बटे 10 करोगे, काटोगे पीटोगे तो ये तो 2 आएगा, 1 बटे 2 आएगा, डज नॉट इक्वल टू ना। तो ये क्या है, आपस में इक्वल नहीं है, तो ये बैलेंस है ही नहीं। और अगर बैलेंस नहीं होगा तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पर नहीं होंगे, इसमें करंट फ्लो होगी, ऐसे जा रही या ऐसे जा रही, हमको नहीं पता। हम करंट की डायरेक्शन किधर भी मान लें, उससे कोई मतलब नहीं, डजंट मैटर। मैटर क्या करेगा, करंट का जो आंसर आएगा उसमें माइनस प्लस खुद ही वो अपनी डायरेक्शन बता देगा किधर की ओर है। लेकिन एक चीज तो पता चल गई कि इसके अंदर से होके भी करंट जाएगी। अगर ना जाती होती तो बहुत बढ़िया था, ये हटा देते, ये दोनों सीरीज में होते, ये दोनों सीरीज में होते, जोड़ लेते, फिर पैरेलल होते, जोड़ लेते, एक रेजिस्टेंस आता, फिर उन दोनों सीरीज में होते, जोड़ लेते। मान लो यहाँ पे 10 ही आता, बैटरी कितने वोल्ट की जुड़ी हुई, ये भी 10 वोल्ट की, तो उस 10 को 10 से डिवाइड कराते थे, कितनी फ्लो हो रही होती, 1 एम्पियर फ्लो हो रही होती, कितना आसान होता। लेकिन नहीं, इसके अंदर भी करंट जा रही, समस्या यहाँ पे आ गई। इसलिए हमको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, लूप बनाएंगे, किरचॉफ का नियम लगाएंगे, ये झंझट हो गया। ठीक है, किसकी वजह से, क्यों, ये बैलेंस ना होने की वजह से। तो यहाँ से I माइनस I1 हो गई, यहाँ चलेगी किरचॉफ के नियम से, ये इतनी जा रही थी। अब यहाँ पे बंटवारा होगा करंट का, मान लीजिए बंटवारा होते समय इधर I2 चली गई, तो अब कितनी बचेगी इधर, तो ये जितनी थी उससे इस वाले को माइनस कर दे, वही बचेगी। क्यों, मान लो पहले 7 होती, 2 इधर चली जाती तो 5 ही बचती, 7 माइनस 2, तो इधर कितनी जाएगी, I माइनस I1 को उसके कितना माइनस कर दें, इस वाली करंट को माइनस कर दें, बस हो गया। अब इधर I1 गई गई गई, ये यहाँ पहुँची, अब यहाँ पे भी बंटवारा होने का मतलब क्या, अब बंटवारा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इधर से ये भेजे, तो इधर से I2 जा रही थी, इधर से I1 गई, तो ये I1 और I2 यहाँ पे क्या होंगी, जुड़ेंगी, किरचॉफ के नियम से जंक्शन पे I1 प्लस क्या हो गई, I2 हो गई। और यहाँ कितनी निकलेगी, तो यहाँ जितनी गई थी उतनी निकलेगी। हम चेक कर लेते हैं, दोनों जंक्शन पे करंट जुड़ेंगी, ये वाली और ये वाली, हम जोड़ लें, I1 प्लस I2 में ये वाली जोड़ लो, प्लस I माइनस I1 माइनस I2, तो ये माइनस माइनस वाले कट गए, कितनी बची, I बची। तो मैटर ही नहीं रखता आप कैसे भी मान लें, कट पिट के सब वैसे ही आना है, क्यों। लेकिन अब हमको करंट निकालनी थी, वो तो हो गया। अब हमारे पास कितनी अननोन राशि है, एक I है, फिर I1 है, फिर I2 है, तो 3 अननोन है, तो इसलिए हमको 3 इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन हम एक लूप ये ढूंढेंगे, एक लूप हमारा ये हो गया, और एक लूप ये पूरा हो सकता था, या एक ये लूप ले सकते थे। तो हमको इस वाले लूप में ज़्यादा फायदा नजर आएगा, तो हम ये वाला ले लेंगे। तो एक लूप तो यही हो गया, कौन सा है,
दो डायरेक्शन किधर प्लस की, ये ले ले, यही ले लो, क्या दिक्कत है। इसको इधर घुमा दें, दो प्लस में मिल जाएंगी। ये ए डी बी ए, लूप ए डी बी ए। क्या करेंगे, जहाँ से चालू करेंगे नियम वही था, डायरेक्शन में क्या मल्टीप्लाई जब कराते हैं तो प्लस में होता है। तो 5 को इससे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस में, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन भी वही है। देखो ये है ना, i माइनस i1 को किससे मल्टीप्लाई, 5 से, प्लस इसमें i2 को किससे मल्टीप्लाई, 5 से, डायरेक्शन वही तो प्लस में, फिर ऐसे लौटे। अब देखो डायरेक्शन उल्टा, डायरेक्शन ये हम आ रहे हैं ऐसे, है ना, तो ये किस में होगा, माइनस में, i1 को किससे माइनस से, 10 से। फिर उसी पॉइंट पे आ गए, इनका सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप कितना 0, है ना। तो 5 को 5i माइनस 5i1 प्लस 5i2 माइनस 10i1 इक्वल टू 0। अब तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, सामने नहीं फिर भी ना, क्योंकि इक्वेशन एरर होने के चांस होते हैं। तो 10 5 15, फिर ये i2 i1 प्लस में है तो 5i माइनस 15i1 प्लस 5i2 इक्वल टू 0। 5 से काट दोगे तो i बचेगा माइनस 5 3 जा ना, 3i1 होगा प्लस i2 होगा, ऐसे हो जाएगा। ध्यान देना है ना। देखो ये 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 5i माइनस i1 को 5 से, 5i माइनस 5i1 प्लस 5i2 और ये माइनस का 10i1, तो माइनस का 10i1 5i1 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ये 5i2 ही रहेगा और ये 5i होगा। 5 से डिवाइड करा दिया, 5 3 जा 5 1 जा, तो इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 बन गई। फिर अगली इक्वेशन इस वाले लूप में देखते हैं, इसमें कैसे करंट फ्लो हो रही, ये जा रही है ऐसे, और यही डायरेक्शन हमने लिया है। तो ये बताओ, हम कहते हैं यहाँ से चालू करें, डी बी सी डी, लूप डी बी सी बी, है ना, क्या डी बी सी डी, जहाँ से चालू करेंगे वहीं आएंगे। तो इसमें i2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डायरेक्शन वही, तो प्लस में लेंगे, तो 5i2 प्लस, अब इस वाली करंट को इससे रजिस्टेंस से मल्टीप्लाई, डायरेक्शन सेम है तो प्लस में रख दें, 5i1 प्लस i2, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई, ये वाली, अब ये अपोजिट है तो ये किस में लिखेंगे, माइनस में। आप लोग लिखिए 10 और कितनी i माइनस i1 माइनस i2 इक्वल टू 0। तो 5i2 प्लस 5i1 प्लस 5i2 माइनस 10i माइनस माइनस प्लस 10i1 प्लस का 10i2 इक्वल टू हो गया हमारा 0। अब देखो यहाँ पे i2 5 का है, 10i2 है, 5i2 कितने i2 10i2 और 10 20i2, i2 तो 20 हो गए, i1 5i1 10i1 दोनों प्लस में, तो 5 और 10 15i1, बचा क्या, केवल यही 10i बचा इक्वल टू 0। तो 5 से डिवाइड करा दो तो 4i2, 5 चौको 5 3 15, 3i1 माइनस ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ एक काम और कर सकते हैं, इसको इधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, 3i1 प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू i, पहला इक्वेशन। और यहाँ पे कहानी क्या रहेगी, 4i2 प्लस का 3i1, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, यहाँ इक्वेशन 2 कर दो ऐसे।
ज़रूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, अभी ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो 2 लूप की कहानी हो गई। अब तीसरे लूप की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा लूप कहाँ है? 1 2, ये देखो लूप ए बी सी डी हो गया, ई एफ ए। कौन सा लूप? लूप ए बी सी ई एफ ए, बहुत लंबा लूप था। इसमें चलते हैं। इसकी डायरेक्शन अपने आप ले लें। कौन सी ले लें? ये प्लस ये डायरेक्शन मिल जाएगी, ये मिलेगी, ये बहुत बढ़िया, ये वाली डायरेक्शन ले लिए। ठीक, डायरेक्शन वही है तो 10 I1 होगा। सेम डायरेक्शन प्लस में 5 को I1 प्लस I2 से, फिर उसी डायरेक्शन में चलते चलते यहाँ पे आ गए। अब छोटे से बड़े की ओर माइनस में बताए थे ना। फिर अब करंट की डायरेक्शन वही है, फिर प्लस का कितना 10, यहाँ पे कितनी करंट है? I है, इक्वल टू हो गया ना, बहुत जल्दी हो गया। फिर उसी पॉइंट पे आ गए और ये हमारा 0 हुआ। मल्टीप्लाई कराओ, 10I1 प्लस 5I1 प्लस 5I2 माइनस का 10 उधर भेज दो पहले ही, और 5I2 प्लस का 10I, तो 10 5 15 I1 प्लस 5I2 प्लस का 10 I इक्वल टू 0, 0 नहीं 10 है ना। डिवाइड कराओ 5 से, तो 5 3 जा 5 1 जा प्लस 5 2 जा इक्वल टू 10। अच्छा देखो यहाँ पे 2I है, 2Y की जगह कितनी वैल्यू पुट कर दोगे? 4I2 प्लस 3I1, पुट इन इक्वेशन 3 है ना, पुट इन इक्वेशन 3। आप लोग खुद ही निकालिएगा, जितना हम किए दे रहे हैं कर लेंगे। लेकिन अब देखो I1 I2 I3 निकालना, इक्वेशन हो गया। अब सब काम फिजिक्स का खत्म। अब किसका काम? मैथ का। तो 2I की जगह क्या रखेंगे? ये वैल्यू कहाँ पे? यहाँ पे 3 क्या लिखा हुआ है? I1 प्लस I2, फिर 2I की जगह 4I2 प्लस 3I1 इक्वल टू 10। अब कितना हो गया? 3I1 3 6I1 प्लस 4 1 5I2 इक्वल टू 10। एक इक्वेशन ये है। यहाँ तक की कहानी हो गई। इस दोनों में देखते क्या होता। यहाँ ये इतना था, यहाँ ये इतना है, यहाँ I है, I में 2 से मल्टीप्लाई कराते तो ये कितना हो जाता। इसी को हम आगे बढ़ा लें, 6I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 2I। तो इसको 4 रखो, फिर इसको मैं रख रहा हूँ 6I1 माइनस 2I2। अच्छा देखो, ये यहाँ पे अगर ये इक्वेशन यहाँ पे ही रखते, मान लो गुणा कराने के बाद, ये आपस में क्या है देखो 2I इक्वल टू 2I, तो ये वाला किसके इक्वल? इसके। तो मैं डायरेक्ट रख दूँ 6I1 माइनस 2I2 इक्वल टू किसके? 4I2 प्लस, देखो कैसे भी काट पीट के तुम लोग को अपना निकालना है। क्या? I1 निकालना है, I2 निकालना है और I, बस 3 ही तो निकालना है। फिर इसमें निकाल लोगे, इसमें I1 बह रही, इसमें I1 प्लस I2 बह रही, इसमें ये वाली, सब पे रखते जाओगे। हर रजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो रही ये आप लोग आराम से बता देंगे। केवल पता क्या है? I1 I2 I3 पता करना है तुमको। तो 6I1 में ये जाएंगे, कितने I1 बचेंगे? 3I1 हो जाएगा। ये 2 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2I2 हो जाएगा। मतलब जहाँ भी I1 है वहाँ पे कितना रख सकते हैं? 2I2 रख सकते हैं। इक्वेशन 5 पुट इन इक्वेशन 4। 4 में I1 की है कितना रखो? 2I2 रखो प्लस 5I2 इक्वल टू 10। 2 6 12 12 होगा ना। 12I2 प्लस 5I2 करेंगे आप लोग, 10 आएगा। तो 12 5 कितना करोगे? 17। तो 17I2 बराबर 10 होगा, तो I2 बराबर 10/17 हो जाएगा। इतनी करंट फ्लो हो रही।
ये कहाँ, इस वाले में ना, तो I2 आ गई, I1 आप लोग निकाल सकते हैं। I1 कहाँ, कहीं भी रख दो। ये देखो बढ़िया रिलेशन बना है, I2 आ गई, I1 निकालना है। क्या करोगे, I1 इक्वल टू 2 इंटू I2 10/17 कितना कर दिए, 20/17 एम्पियर हो गई। ठीक है, I1 भी हो गई। अब बताओ क्या चाहिए हमको, I चाहिए। तो यहाँ से I निकाल सकते थे। I क्या होगा, I निकालना था हमको, यहाँ पे हम I माने थे ना, यहाँ दोनों में गई तो I कितने में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, इन दोनों में। या और भी कहीं है I है, कहाँ है, ये देखो यार, यहाँ भी है ना, यहाँ भी I है, I डायरेक्ट रख लेते कि और भी कहीं I है। ये I चली, यहाँ I1 2T, यहाँ I माइनस I1 बची, लेकिन हमने वैसे नहीं माना था। ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ रख दो I की जगह। देखो मैं यहाँ पे रख दूँ I इक्वल टू 3I1। 3I1 का मतलब I1 की वैल्यू तुमको पता है, I1 की जगह 2I2 रख देना। 2 नहीं, क्या करोगे, 3I1 कहाँ गया, I1 हम लोग बच्चे कहाँ रखे थे, I1 के हम लोग निकाले हैं ना, ये देखो 20/17 है ना, 20/17 माइनस I2 10/17 इक्वल टू I, तो वही रखा हुआ। 20 यहाँ 60 होगा, 60 से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 50/17। तो I बराबर 50/17। तो 10/17 I बराबर 50/17, I1 बराबर, मान लो एरर होता तो देख लीजिएगा अपना, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन है, एरर हो भी सकता है। नहीं, I1 है 20/ I2 बराबर 10/17 एम्पेयर। अब देखो यहाँ से I1 ही गई है, तो I1 यहाँ पे कितना, 20/17। यहाँ से I माइनस I1 निकालना था, तो I तुम्हारा कितना है, 50/17 से I1 कितना माइनस करोगे, 20/17। तो 50 से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 30/17। तो यहाँ करंट कितनी जाएगी, 30/17। I2 लोग तुम लोग पहले से निकालने बैठे हो, तो यहाँ करंट कितनी जा रही, 10/17। तो अब यहाँ पे I1 प्लस I2 करोगे, तो I1 20/17 और I2 10/20, 10, ये यहाँ पे जाएगी 30/17। कितनी करंट जाएगी, 30/17। उसके बाद यहाँ I माइनस I1 माइनस I2 मतलब दोनों जोड़ के I से घटाना है, तो 20 10 30 जोड़ के किससे घटाओगे, इससे घटाओगे, तो बचेगा 30, 50 से माइनस करोगे 20/17 जाएगी। कितनी जाएगी, 20/17। टोटल निकलेगी कितनी, I, और I हम लोग निकाल के बैठे कितनी, 50/17। ठीक, तो हो गया सवाल। आप लोग मान लीजिए कहीं एरर वगैरह हो रहा है तो देख लेना, हम लोग भी मिला लेते हैं ना, ये बुक है ही अपनी। इसमें कौन सा सवाल था, ये 3.9 है, 3.9 के लिए AB में धारा, AB कहाँ गया, 4/17। तो LCM वगैरह आ रहा, ऊपर के एरर वगैरह हैं भी तो आप लोग निकाल लीजिएगा। AB में 4/AD में AD AB कौन सा माना था हम लोगों ने, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी जो प्रोसीजर है वो अपना सही है। ठीक है, जहाँ पे भी होता है, तो अगर यहाँ पे कहीं कोई एरर वगैरह होता है तो आप लोग कमेंट बताइएगा, अच्छा लगेगा। बाकी प्रोसीजर सेम है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग आप करते हैं, बाकी अगली क्लास कल कराएंगे, जहाँ जो बाकी सवाल हैं वो करा दिए जाएंगे। ओके, आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।